ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है आपका लेक्चर नंबर है कौन सा 9, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में लेक्चर नंबर 9। और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोग ने? याद ही नहीं है कुछ। हम लोग ने सीखा था हम लोग ने सीखा था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉरेंस फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक, अच्छा कितनी वैल्यू आई थी मैग्नेटिक फोर्स की? एफएम की वैल्यू कितनी आई थी? फॉर्मूला याद है? QVB sin थीटा, है ना। कैसे निकाला था वो हम लोग ने क्या किया था? एक चार्ज को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया था। उसके बाद जब वो मोशन करता है विद वेलोसिटी v, तो वो जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बनाता है, जिसका रिजल्टेंट कैसे निकाला हम लोग ने? Q क्या था? QVB sin थीटा। ये कैसे आया? V क्रॉस B हो रहा है ना, बिकॉज V और B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो आपको अच्छे से पता है जब वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसमें सिंपल अलजेब्रा नहीं लगता है, उसमें वेक्टर अलजेब्रा लगता है। अच्छा एक और चीज पता थी हम लोगों को कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम इसमें स्केलर प्रोडक्ट तो नहीं कर सकते, तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। तो वहां से V क्रॉस B किया था और मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था कि V क्रॉस B ही क्यों करना है, बिकॉज ऑर्डर चेंज होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर यहाँ लिखा भी है, देखो A क्रॉस B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A वेक्टर, ठीक। इसीलिए हमेशा V क्रॉस B, तो एंगल कहां से बनेगा? V से B की तरफ। और उसका मैंने आपको डायरेक्शन निकालने का, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने का एक तरीका भी सिखाया था। एक स्क्रू रूल सिखाया था और एक राइट हैंड थंब रूल सिखाया था। दोनों चीज मैंने अच्छे से सिखाई थी ना, कैसे टाइटनिंग करनी है और कैसे लूजनिंग। तो मोशन ऑफ स्क्रू के हिसाब से डिसाइड होता है कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वेरी गुड। मतलब काफी तेज हो रखे होगा। फिर मैंने कुछ यहाँ रिलेशंस आपको सिखाए थे, राइट। काइनेटिक एनर्जी के रिलेशंस सिखाए थे, है ना। चलो, और टॉपिक चल रहा था मोशन, ठीक। चलिए ये हेडिंग लिखिए, आप शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए ये FL लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, किसी को अगर समझना है तो। FL मतलब लॉरेंस फोर्स, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और इसके लिए होती है मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो चलिए लिखिए किसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम लेते ही दिमाग में क्या आएगा? सर चार्ज होगा उसी के ऊपर तो लगेगा, उसी का तो फोर्स होता है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स और अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होता है सर, उसी कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके लिए होती है Q इंटू E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज को आपने प्लेस किया, राइट, यही सब पढ़ा था ना। तो इसका मतलब है कि मैं पढ़ किसके बारे में? चार्ज के बारे में। कहां से ये टॉपिक बन के आ रहा है? सर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था, तो वहीं से तो चार्ज आया था। तो चार्ज जब मोशन करेगा तभी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यस, वहीं से आया था, है ना। तो जब चार्ज की बात हुई, तो जब चार्ज होगा तो उसकी एक खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है, जिसको अपन कहते हैं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होगा ड्यू टू द अदर चार्ज। जो भी सराउंडिंग में चार्ज होगा वही तो होता है ना। तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि यार उसकी प्रॉपर्टी किसी की छीन लोगे, किसी की प्रॉपर्टी छीन लोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होता है, तो प्रॉपर्टी परमानेंट होगी, चेंज तो होगी नहीं। तो अगर मेरा पॉजिटिव नेचर है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो हो नहीं जाएगा। किसी भी सिचुएशन में रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा नेचर ना। चाहे मुझे दौड़ा रहे हो तब भी पॉजिटिव रहेंगे, खड़े हैं तब भी पॉजिटिव रहेंगे, गेटिंग इट। तो नेचर जो है वो कभी आपसे अलग नहीं कर सकते हम, ठीक। तो लिखिए व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन रीजन, लिखिए व्हेन, हाँ छोटा सा लिखवाएंगे बस ताकि समझ बाद में रिवीजन में काम आए। व्हेन अ चार्ज इज मूविंग, क्योंकि मोशन में नहीं होगा तो कभी भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इन अ रीजन, अब मैंने कहा इस चार्ज के बारे में बात नहीं करी, ये जहां से गुजर रहा है। रीजन मतलब कोई एरिया, जैसे ये सराउंडिंग जो हो गया, ठीक है। वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने क्या बोला? ऐसा रीजन है जहां पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रखी है। वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब जब चार्ज बेचारा इंटर करता है किसी रीजन में, तो वहां वो ये पाता है कि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लग रहा है और एक मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, बिकॉज जब वो मोशन में होगा। अरे ये पढ़ा तो था हम लोगों ने, कहां पढ़ा था? अरे भाई जब हम लोग टॉर्क निकालते थे डाइपोल के ऊपर,
तो ये जो डाइपोल होता था, डाइपोल मतलब क्या, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, जो कि 2 का मल्टीपल होगा, है ना। तो उसको जब अपन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते थे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता था जिससे कि वो अलाइन हो जाता था। अगर याद आ रहा है उस फोर्स की वैल्यू होती थी Q इंटू क्यू, क्या चार्ज की वैल्यू जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस फील्ड के अंदर उसको प्लेस किया गया। तो इसका मतलब है जैसे ही मैं यहाँ चार्ज को ले आऊंगा, जहां पर अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड छुपा लेता हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, तो ये वही वाला पुराना वाला केस आ गया। चार्ज जैसे ही इंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी चार्ज की वैल्यू इनटू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पुट किया, राइट। सिंपल है ना। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ली, E, तो उसके बाद कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू E, है ना, Q इंटू E। सिंगल चार्ज है बेटा, डाइपोल नहीं, तुमने गलत बोल दिया, ठीक है। तो गलती माफ नहीं करेंगे, याद रखना। तो एक ही चार्ज है, उसकी चार्ज की वैल्यू कितनी ली, Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E, तो कितना फोर्स लगेगा, आंख बंद करके Q इंटू E। सिंपल है ना। अब मैग्नेटिक की बात करेंगे, एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, V। मैग्नेटिक फील्ड के लिए अच्छे से फॉर्मूला याद है, क्या था भाई, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QV क्रॉस B, V क्रॉस B। व्हाट इज V? V इज द वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, जिस वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है। B क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर वो इंटर कर रहा है, ठीक। V क्रॉस B क्यों, वो अच्छे से सिखा दिया, बिकॉज़ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और V क्रॉस B करेंगे तो हमें मिलेगा रिजल्टेंट, राइट। चलो लिख लो इसको फटाफट, लिख लिया। इसके आगे लिखो, देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या होगा तब उसके ऊपर, देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स नहीं फोर्सेस लिखो, कि दो फोर्स है ना, फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, are acting on it, full stop। the resultant of, मैंने क्या बोला, the resultant। अब मैंने ये कभी नहीं बोला है, सुनना ध्यान से, मैंने ये कभी नहीं बोला कि दोनों के डायरेक्शन से मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्शन जो भी हो उनका रिजल्टेंट निकालना। और आपको अच्छे सिखाया है मैंने कि दो वेक्टर क्वांटिटी को कभी भी अलजेब्रा के हिसाब से नहीं 2+2 नहीं करते हैं, वेक्टर एडिशन करेंगे। तो वेक्टर एडिशन में क्या आता है, दो ही तरीके होते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, है ना। जब दोनों जुड़े रहेंगे तो सर वहां ट्रायंगल लॉ नहीं लग सकता, वहां पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, बिकॉज उनके दोनों के टो एक दूसरे से अटैच है। वो कब होता है जब किसी सिंगल बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं तो दोनों अटैच हो जाते हैं, तो वहां पैरेललोग्राम लॉ लग जाता है। सिंपल ना। तो आपको दो ही रूल पता है, दोनों सिंपल कोई भी करके हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, और दोनों का आंसर तो आपको अच्छे से पता है ना। a प्लस बी वेक्टर, यहाँ रिवीजन के लिए लिख पा रहा हूँ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर करना है तो इसका रिजल्टेंट तो आसान होता है, कुछ करना ही नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos cos, ये थीटा ही तो जाना है, थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल, बस यही तो है ना। चलो लिख डालो फटाफट, लिखो फिर, द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस is known as लॉरेंज, ठीक है। यहाँ एक एनवी होगा, तो स्पेलिंग तो यार तुम लोग कर ही लोगे, ठीक कर देता हूँ, ठीक है। लॉरेंज फोर्स, एक और नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एक और नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जानबूझ के ये नाम बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार देखा गया है डराने के लिए, आपको वहां कहीं पर भी लॉरेंज फोर्स लिखा नहीं मिलेगा और वहां मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर कहोगे ये क्या पूछ रहा है, ठीक है। ऑन चार्ज, ठीक है, ऑन चार्ज। यहाँ एक ब्रैकेट में एक टर्म लिखने जा रहा हूं और पूछूंगा आपसे ये क्या लिख रहा हूं, यहां पर किसी प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं एज्यूम किया जाएगा, ठीक है। जीरो ग्रेविटी का मतलब ये हो गया, ये न्यूमेरिकल स्केल लिखा है। तो फाइनल आपका क्या दिखेगा, लॉरेंज फोर्स कैसा दिखेगा, Fl will be equal to Q E वेक्टर प्लस Q V क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फाइनल, ठीक है। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, जस्ट नोट इट डाउन। डन, yes आगे बढ़ जाए, yes सबको समझ में आ रहा है,
चलिए अब आपसे ही पूछने वाला हूँ, क्योंकि अच्छे से पढ़ाया ना, फिर से कहना कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि नेक्स्ट वाले में मैं तुरंत आपसे पूछूंगा। बस ये फिगर देखते जाओ और मुझे बताओ कि क्या ये कभी भी, पहला सवाल तुम ध्यान से आराम से तुम कर लोगे, बस तुम्हें बस ध्यान से सुनना है। मैंने बोला कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये डॉट का क्या मतलब सिखाया था मैंने कि जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आएगी तो मैंने वो बताया था ना आपको एरो वाला, तो टिप देख लीजिए, इसका देखो ये एरो ही हो गया, ये इसका टिप है तो आपकी तरफ आएगा डॉट दिख रहा है, और जब आपसे दूर जाएगा तो आपको बड़ा वाला हिस्सा यानी कि क्रॉस दिख रहा है, जिसको क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो डॉट का मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के बाहर आ रही है, मतलब यहाँ से ये पेन चलते हुए ऐसे आ रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपको इमेजिन करना है कि ये बाहर तरफ आ रही होगी, राइट, टुवर्ड्स यू, राइट। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये ऐसे लाइन है और कोई अगर ऐसे जाएगा, इस स्क्रीन पे चल के जाएगा तो हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड पे तो परपेंडिकुलर होगा ना। कभी नहीं समझ में आया ना तो ऐसे रख लो और देखो 2-3 लाइनें खींच देता हूं, ठीक है, 2 लाइनें खींच दी। अब जरा मुझे बताना कि इस वाली लाइन के बीच में एंगल कितना है, 90, इस नीचे वाली में 90, कोई भी लाइन खींच दूं सब पे 90 है। कैसे सिखाया था मैंने, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, फिर वो पूरे प्लेन में जितनी भी लाइन एग्जिस्ट करती हैं वो सब ऑटोमेटिकली उस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ये बहुत बेसिक्स हैं, है ना। चलिए, तो इसका मतलब आपको ये अंडरस्टूड है कि इतना तो क्लियर है कि अगर ये चार्ज यहां से जा रहा है तो वो 90 डिग्री पर ही जा सकता है, और कोई डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन इसको मैं चाहे इधर फेंक दूं तब भी वो हमेशा बी से तो 90 डिग्री पर ही रहेगा। इतना तो क्लियर है, राइट। इतना क्लियर है जिसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये तो क्लियर हो गया कि V इज परपेंडिकुलर टू B। इससे मुझे हेल्प क्या मिला, V sin थीटा जब मैं निकालूंगा तो sin 91 होता है। तो इतना तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो तो होगी QVB, बस QVB होगी, बिकॉज sin 91 हो गया। लेकिन अभी डायरेक्शन का खेल खत्म नहीं हुआ है, गलती यहीं से शुरू होती है आपकी, ठीक। तो डायरेक्शन आपको ध्यान देना है, वो मैं आपसे पूछूंगा। आपको मैंने बहुत तरीके से सिखाया, क्या सिखाया था, स्क्रू टाइटिंग वाला और क्या राइट हैंड, दोनों में कुछ भी यूज कर लो। और अभी हम वही करेंगे यूज, और पता करेंगे कैसे इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। चलो देखते हैं। तो मैंने कहा कि जब मैंने इसको यहाँ से एक विंडो बनाई छोटी सी, ठीक है, और 2 प्लेट के बीच में हमने जगह रखी और उसके अंदर से ही मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर तरफ निकल दी, क्लियर है। मैंने कहा भाई इसी के बीच में मैंने क्या करना है, चार्ज को क्या करना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है, यानी कि मोशन करवाना है। तो मैं क्या करूंगा जल्दी से बताओ। तो उस फील्ड में जैसे ही वो एंटर करेगा उसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और जिसकी वजह से उसका पाथ डिस्टर्ब होने लगेगा, और उसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता हुआ हमें मिलेगा। ये कहोगे ये कैसे हो रहा है, अरे भाई तुम लोग को ये जानकारी बहुत पहले दे दी मैंने। कहोगे कहाँ दिया, अभी दिखाते भाई, ये लिखा हुआ है सामने, ये सब पढ़ाया था मैंने। जब कोई चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता है तो उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स हमेशा टुवर्ड्स इट्स सेंटर होता है। ये जानकारी मैंने बहुत पहले दे दी, इस बार मैंने कान ऐसे ना पकड़ के घुमा के पढ़ लिया, मैंने उल्टा बोल दिया। इस बोला कि भैया मैं चार्ज को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने तुमसे कहा था, देखो कभी भी ध्यान से देखो, ये जो B है वो अंदर जा रहा है, लेकिन V के हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है। सेम केस को बस मैंने सर्कुलर पाथ छुपा लिया और तुम कंफ्यूज होगा कि ये मैग्नेटिक फोर्स कहाँ जा रहा है। तो एक्चुअल में जो प्रूफ मैंने बहुत पहले कर दिया था वही तुमसे मैंने दोबारा से पूछ लिया। मैंने कहा था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वो क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछूंगा आगे चल के, उस दिन भी बोला था। इफ यू रिमेंबर दिस, तो आपको अच्छे से पता होगा सेम केस रिपीट हो रहा है, बस इस बार थोड़ा सा हमने उसको एक विंडो के अंदर पैक कर दिया और पूरा सर्कुलर पाथ पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हें लग रहा है कि ये कठिन हो गया। इसी का ही कुछ पोर्शन वहां पर पॉसिबल है, बिकॉज जगह बहुत कम है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्मॉल रीजन में है, इसीलिए कुछ ही हिस्सा सिर्फ आपका सर्कुलर पाथ फॉलो कर पा रहा है। अच्छा, मैंने एक और चीज सिखाई थी, ये डायरेक्शन ऑफ बी के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, है ना। तो इस बार हुआ क्या, तुम लोग यहीं पे गलत हो गए, यहां मैंने खेल कर दिया, डॉट कर दिया, और इस बार भी तुम सोच रहे हो कि ऐसे जाएगा। ऐसे क्यों जाएगा भाई, अब चार्ज हमेशा ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, हम तो किसी भी क्लास में कुछ भी पढ़ा सकते हैं। चलो लिखो इसमें, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, इसके बारे में थोड़ा सा। A uniform magnetic field B
ऑफ विड्थ, अब यहाँ लिमिटेशन ये दे रहा हूं, ऑफ विड्थ स्मॉल डी, ऑफ, मेरा कहने का मतलब है सिर्फ इतनी ही विड्थ में ये फील्ड पाई जाएगी और कहीं नहीं होगी, जो कि इतनी है, ये विड्थ है, ठीक है, लिख लिया। अब नीचे लिखो, लेट अ चार्ज, ये सब लिखवाता हूं ताकि रिवीजन में काम आए, जरूरत तो नहीं है, डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिख लीजिए क्योंकि बेसिक्स आपके इतने अच्छे नहीं है। लेट अ चार्ज Q और कॉमा M क्या लिखा हुआ है, चार्ज की वैल्यू Q है लेकिन उसका मास, क्योंकि चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए मैंने बोला कि भाई इसका मास भी स्मॉल m होगा, ठीक है। इज प्रोजेक्टेड यानी कि उसको मैंने मोशन में जब उसको इंसर्ट कर रहा हूं विंडो से तो किस डायरेक्शन कर रहा हूं, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम, ये वर्ड जो लिख रहा हूं देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा वर्ड है, तुम्हें ऑलरेडी आता है, फील्ड फ्री रीजन, ताकि आपके दिमाग में जरा सा भी ये संशय ना हो कि पहले भी तो लग रहा होगा, नहीं भैया बाहर कोई फील्ड ही नहीं है, ठीक है, फील्ड फ्री रीजन टू फील्ड रीजन, ठीक है। ठीक है, फील्ड फ्री रीजन से फील्ड के रीजन में आ रहा है, ठीक है, such that V is perpendicular to, ठीक है, Yes. ठीक है। अभी थोड़ा समझते हैं उसके बाद, ठीक। अब मैंने जैसा प्रॉमिस किया कि मैं बताऊंगा कि ये फोर्स कैसी क्यों इधर ही जा रहा है, तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा, मुझे एक पेपर चाहिए, दोगे क्या, एक शीट पेपर दे दो, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होता है, और एक पेन भी चाहिए मुझे, पतली वाली 3 रुपए वाली नहीं, पेन मेरे पास, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, है ना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो मैं इस पे सर्कल बना लेता हूँ, है ना, देखना ध्यान से, क्योंकि ये 2D सरफेस है, इस पे पॉसिबल नहीं है ना, दिख रहा होगा, इतना भी छोटा नहीं बनाया मैंने, हाँ ठीक है, ये डॉट है, ठीक, इसका मतलब बाहर तरफ फील्ड आ रही है इस प्लेन से, ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है ना, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो अब इसको मैं इस तरीके से प्लेस करने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से सुनना, जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ नीचे से कर रहा हूँ, है ना, क्या कर रहा हूँ, देखो ये ऐसे रखा हुआ है ना, और आपका यहाँ से ऊपर जा रहा है और ये फील्ड बाहर आ रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पेन को अंदर से डालूंगा, जिससे कि आपको लगे कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकल रही होगी। अब मुझे एक और पेन चाहिए आपसे, दोगे क्या, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये पेन रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, ये देखो ऐसे सामने से दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये V हो गया। अब इसको इस तरफ से देखो, दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक, रेड वाली पेन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ब्लू वाली पेन चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखना खेल क्या होगा, तो आपको अच्छी लगता है V क्रॉस V करना है, तो V क्या है, ब्लू पेन, और B क्या है, रेड पेन। अब मुझे इस पेपर की जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। अब ध्यान से देखना, एक्चुअल में ये इस तरीके से प्लेस्ड है, तो इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगा, तो मैंने इसको घुमा लिया ना। अब मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो आपको अच्छे से पता है सर, V से एंगल बनेगा और B की तरफ आएगा, V से एंगल बनेगा और लाओ एक और मिलना हो, रहने दो, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, अब देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रू आ गया मेरे हाथ में, मैं थंब भी सिखाऊंगा, स्क्रू वाला भी सिखाऊंगा। स्क्रू कैसे घूमेगा सर, V से B की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे घूम रहा है ना, ये क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है, लूज हो रहा है, अरे भाई इधर तो लूज होता है, क्या बात कर रहे हो, कभी पीछ नहीं कसा क्या, हमेशा आप जब क्लॉकवाइज जाओगे तो टाइटनिंग होगी, और ये कैसा है, ये भाई एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं मैं, तो ये क्या होगा, लूज हो रहा है, मतलब कि ये पेन कहां आएगा सर, बाहर आएगा। अच्छा, इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ होगा, समझ में आ गया ना। अब देखो इस 3D को मैं घुमाने जा रहा हूँ, इस पे रख के घुमाऊंगा, ठीक, रेड पेन बाहर, सर सही है ना, ठीक है, बाहर की तरफ पेन ऊपर जा रही है, सही है। अरे भैया मैग्नेटिक फोर्स इधर से आ रहा है, तो चार्ज किधर जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा कि नहीं जाएगा, ओके, लीजिए भाई आपके पेन, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पेपर के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, चीजें तभी समझ में आएगी जब आप थोड़ा इमेजिनेशन करना चाहोगे। तो इसका मतलब अब मुझे अच्छे से पता है कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहाँ मान लो यहाँ पहुंचा, तो इसको कोई खींच रहा है अंदर की तरफ, लेकिन ये फोर्स हमेशा कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर इसने इस पाथ को ट्रेस किया तो इसका एक कहीं सर्कल बन रहा होगा इमेजिनरी, इसका सेंटर होगा, और हर पॉइंट पे
फोर्स किधर क्यों लेके जाएगा इसको, सेंटर की तरफ। यही तो होता है ना, है कि नहीं है? क्योंकि तुम लोग अभी भी इमेजिन नहीं कर पाओ, मैं देख पा रहा हूँ। अरे गधों, मैं अभी सिखाता हूँ, देखो ये वाला तुम्हें एरो मिलेगा, ये तेरा हो गया वेलोसिटी। मैंने सिखाया ना पूरे प्लेन में वेलोसिटी को कैसे भी बना लो, वो हमेशा बी के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। फिर से ये क्या हो गया बी, फिर से बनाओ, कहां जाएगा, ठीक यहां रख दिया, फिर नीचे, हर बार नीचे ही जाए, तो हर बार कहां जाएगा, वो सेंटर की तरफ ही जाएगा। इसीलिए एक सर्कुलर पाथ को ये ट्रेस कर रहा है। और एक और चीज मैंने वहां सिखाई थी कि एक्चुअल में जो सेंटर की तरफ जा रहा है ये एक्ट करता है, सर्कुलर मोशन 11 में पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता है उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं, दोनों इमेजिनरी होते हैं, जिसके कारण वो हमेशा अपने पाथ पे बना होता है, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अपने पाथ पे बना रहता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, अभी भी तुम नहीं इमेजिन कर पा रहे हो। बहुत ही अच्छी चीज है, सिखा देते हैं। देखो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, ये वेलोसिटी हो गई बड़े भाई, ये वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी हो गई। अगर आपने कुछ भी न्यूटन के नियम पढ़े हैं, कुछ भी पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, तो आपको अच्छे से पता होगा सर ये v का मतलब कह रहा है कि सीधे जाना है, लेकिन फिर भी सीधे नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इसको अंदर खींच रहा है, कोई इसको अंदर खींच रहा है। तो एक फोर्स इधर होगा, एक फोर्स इधर होगा, रिजल्टेंट कहां आएगा सर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से सर उसके डायगोनल के। और ये डायगोनल कहता है कि इधर लेके जाओ, जब सारे पॉइंट मिलाओगे तो ये क्या बना देगा, एक सर्कल बना देगा। इससे तुम्हें समझ में आया कि अगर ये सेंट्रीपिटल ना हो तो ये भाई साहब यहीं से इस पाथ को छोड़ देंगे, इसके बाद ये एक सीधी रेखा पर जाते हुए हमें दिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि जब ये टॉपिक पढ़े होंगे तो वहां ये बताया गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग तरीके के फोर्सेस से बैलेंस होता है। तो एक आउटवर्ड फोर्स होगा, एक इनवर्ड होगा। तो इनवर्ड वाला फोर्स यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है, वो एक्ट कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए वेलोसिटी का जब फॉर्मूला बनाया था तो कहते थे अपन mv²/r, रेडियस जब निकाला था मैंने तो mv²/r इज इक्वल टू, मैंने क्या किया था, qvb sin थीटा लिखा था, अगर ध्यान हो तो। समझ में आया? वो स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि एक्चुअल में जो mv²/r है इसको किसने मैनेज किया, मैग्नेटिक फोर्स ने। तो यहाँ पर भी समझ में आया। अब इसमें तीन अलग अलग हैं, तो जब आपकी v की वैल्यू बदलेगी या v की वैल्यू बदलेगी, b मैंने यूनिफॉर्म बोल दिया है तो मैं कभी भी v को चेंज नहीं कर सकता। तो मेरे हाथ में क्या है, v। समझ में आया? तो v बदलेगा भैया, क्योंकि सर फॉर्मूला ये आपने लिखा हुआ है, लिख देते हैं भाई, f इज इक्वल टू qvb और यहाँ n यूनिट वेक्टर। n का मतलब क्या, डायरेक्शन है ना। डायरेक्शन। तो भैया ये अब ये इसको स्केलर लिखेंगे और डायरेक्शन अलग कर दिया हमने, ठीक। तो इसका मतलब है सर यही तो वैल्यू आने वाली है ना। तो इसका मतलब है सर q इज कांस्टेंट, b इज कांस्टेंट, तो बचा कौन, यही है जिसके ऊपर। तो अपन यहां से क्या सीखते हैं कि अगर पाथ को हमें चेंज करना है तो हम किसको चेंज करेंगे भाई, v को चेंज करेंगे। v चेंज करेंगे तो fm चेंज होगा, fm चेंज होगा तो इसका सर्कुलर पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ कुछ? चलो अब लिखो जरा इसके आगे, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में 3 पॉइंट लिखवाऊंगा, वो लिख लेना, ठीक है भाई। यस। पहले इतना लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट। चलिए लिखिए, द चार्ज डिफ्लेक्टेड। अब इस चीज को जो बताया है अभी इतनी स्टोरी उसी को लिखवा रहा हूँ। कहाँ, इसको हटा दें क्या, नेक्स्ट करें, जगह नहीं है, रुको एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। चलिए लिखिए, द चार्ज deflected from its initial direction, from its initial direction traces a part of circle। ट्रेसेस मतलब उसने जो पार्ट ट्रेस किया, ठीक है, ट्रेसेस आ पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है, ठीक। अब लिखिए ए पॉइंट, ठीक है, देखिए
इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। अच्छा ये बताइए कि v की वैल्यू क्या होगी सच दैट, या फिर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कितना चेंज करे सच दैट वो पाथ जो है क्या करना है, इस तरीके से करे कि ये वो अपोजिट वाली वॉल पे, वो अपोजिट प्लेट पर क्या करे, आपका कोलिजन ना हो और कोलिजन से बच जाए और ये इसको इस पूरे विड्थ को एस्केप कर जाए। ऐसे सवाल आते हैं इसमें। तो ऐसे ही 3 पॉइंट लिखिए। चार्ज डज नॉट स्ट्राइक, पहला लिखिए पहला पॉइंट, चार्ज डज नॉट स्ट्राइक to the opposite plate, to the opposite plate and completes semicircle, and completes semicircle if R is less than D। D क्या है आपको विड्थ, R क्या है जो आपका सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस, ठीक है। सेकंड कंडीशन, चार्ज डज नॉट स्ट्राइक, चार्ज डज नॉट स्ट्राइक, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, अपोजिट प्लेट एंड जस्ट completes सेमी सर्कल। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, उनकी मीनिंग भी अलग अलग है, ठीक है। ये पता है जस्ट का मतलब क्या हुआ, जब ये एग्जिट करेगा, चार्ज तो पहली बात तो पहले वाले में एग्जिट ही नहीं कर रहा है, वो अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। ए वाला पॉइंट ये यहीं रह जाएगा अंदर ही, ठीक। दूसरे वाले केस में क्या है कि ये इस एज से आपका जो निकल रहा है ना, तो वो सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये कोलिजन से एकदम बचा है, कोलिजन हुआ नहीं है। इस वाले केस में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी वैल्यू कम कर दोगे, बहुत कम वैल्यू कर दोगे तो इसी में आके गिर जाएगा, ठीक, अपोजिट तक पहुंचेगा नहीं। ये क्या एकदम जो सबसे मैक्सिमम हो सकता है जब कोलिजन ना हो, तो वो कंडीशन क्या, R = D, ठीक, लिख लीजिए इसको, ठीक है। जस्ट कंप्लीट सेमी सर्कल इफ R = what, D। and last point, charge strikes to the opposite plate, चार्ज इस केस में कोलिजन होगा ही होगा, चार्ज स्ट्राइक्स टू द अपोजिट प्लेट इफ R is greater than, R की वैल्यू अगर आपके विड्थ से ज्यादा हो जाएगी। और इसमें क्या मैं ये लिखूं क्या ये सेमी सर्कल कभी नहीं बनाएगा, हाँ भाई टकरा गया तो कहां सेमी सर्कल बन रहा है ना, इम्पॉसिबल है। लिख लीजिए फटाफट, ये खत्म हो गया टॉपिक आपका, ठीक है। आगे बढ़ जाए, यस सर। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग साइक्लोट्रॉन, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या करता है, मैंने बताया था अभी बीच में ब्रेक था, तो क्या बताया था मैंने कि ये चार्ज को एक्सेलरेट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। पढ़ते हैं जरा प्रिंसिपल क्या है। चार्ज पार्टिकल और आयन इज मेड टू मूव अगेन एंड अगेन, मैंने बोला ना एक्सेलरेट कराना है, तो उसको क्या कर रहे हैं, बार बार मोशन करा रहे हैं। फिर आगे देखिए, इन अ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स एक्सेलरेटेड। क्या बोल रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और, तो क्या हो जाएगा, उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, लॉरेंस फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक। इट गेट्स एक्सेलरेटेड एंड acquire sufficiently large amount of energy। चलो ये टॉपिक को रोक के मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, तो मैं पूछ लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ये क्या पूछ दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कोई भी चार्ज है, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या परपेंडिकुलर होगा, तो फिर कैसे होगा, हाँ क्या कॉन्फिडेंस नहीं आया, ऑब्वियसली ये तो रबिश सवाल था, मैं बस चेक कर रहा था कितने लोग कॉन्फिडेंट है, ये तो बहुत रबिश सवाल था, है ना। क्या पूछ रहे हैं, अरे भैया जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में तो हमेशा होगा, है ना, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इसके ऊपर। और ये आपको फील्ड लाइन का भी डायग्राम याद होना चाहिए सर, भैया तुरंत टिप्स पे होना चाहिए। ये हमेशा आउटवर्ड होता है सर, ये 3D होता है, आप 2D बना रहे हो, एक्चुअल में बाहर भी आ रहा होगा, पीछे भी जा रहा होगा, ये एक 3D होता है ना।
इसका मतलब है यहाँ से एक रिपल्सिव फोर्स किसके ऊपर लगेगा, इस भाई साहब के ऊपर लगेगा। और आपने ही सिखाया था दो पॉजिटिव या दो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, रिपल करते हैं और इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर। तो ये फील्ड अगर ध्यान से देखो इसी चार्ज से निकल के आ रही है लेकिन बहुत दूर से आ रही है। मैंने ही सिखाया था ना कि बहुत लार्ज डिस्टेंस आती है तो क्या हो जाती है, सब एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, जिसको यूनिफॉर्म फील्ड कहने लगते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ स्पेसिंग बराबर है, यानी कि हर जगह पर E की वैल्यू कांस्टेंट है और इसके ऊपर क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, Q into E के बराबर। इतना सिंपल है। ये इसलिए पूछा कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। क्योंकि अभी जब मैं आपसे कहूंगा रिजल्टेंट निकालो तब क्या करोगे, तब यही कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये गलती नहीं कर सकते आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा अलोंग, क्योंकि ये बात अगर नहीं पता किसी को तो ये भूल जाओ, डीज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस पढ़ लीजिए 2-3 बार, क्या लिखा है, किसके इन्फ्लुएंस के कारण हो रहा है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो मतलब दोनों फोर्स लगा रही होंगी। तो इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूटन के नियम के हिसाब से अगर अपना स्टेट चेंज करता है तो उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगना जरूरी है। तो एक्सटर्नल फोर्स कहां से लगेगा, यही दोनों तो मिलकर लगाएंगे, तभी तो वो बार बार मोशन में रहेगा। और एक्सेलरेशन बोल रहा हूं तो एक्सेलरेशन कब होता है, जब चेंज इन वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे होता है, जब आपका वेरिंग आपकी वैल्यू होगी फोर्स की। अरे भैया अगर कार की स्पीड बढ़ानी है तो एक्सीलरेटर दबाते हो ना, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा बढ़ता है ना, तो वैरी करेगा तभी तो करेगा ना। और कांस्टेंट रखना है तो फिर कांस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन होता है। कहते हैं एवरेज चाहिए तो 60 से 80 के बीच चलाओ, 80-100 चलाओगे तो एवरेज गिर जाएगा, है ना। तो क्या रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, उसी प्रकार से जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो वैरी करेगा इफ दीज वैल्यूज आर गोइंग टू बी चेंज्ड। ठीक, समझ में आ गया होगा अच्छे से। यही छोटी सी बात है और काम हो जाएगी। इट कंसिस्ट, ये जो आपकी मशीन है वो कैसी दिखती है उसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हॉलो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर, 2 खाली डी शेप के, डी यहाँ कैसे होता है भैया, डी ऐसे ही तो बनाते हैं, है ना, इस प्रकार की, इसके अंदर जगह होती है जिसके अंदर चार्ज मूव करेगा। और ये दोनों के यहाँ पे एक विंडो होती है जिससे कि चार्ज पास ऑन होता है, ठीक है। चलो अभी देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में तो अच्छे से बात करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर, इसको D1 और D2 कहते हैं, जिसको डीज कहा गया, DEES, ठीक। These D's are separated by a small gap, छोटा सा गैप रखा जाता है, where a source P of charged particle और आयन, जहां से आपके, जो मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन गन नामक एक चीज बोली थी, चार्ज को रिलीज करते रहो ताकि चार्ज रहेगा तभी तो घूमेगा, ठीक है। और आयंस इज प्लेस्ड, these are connected to high frequency oscillator which provides high frequency electric field across the gap। तो गैप के बीच में आपको एक बहुत हाई डेंसिटी की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, ठीक। This arrangement is placed between 2 poles of a strong electromagnet। देखो ध्यान से क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाया था ना मैंने, सोलेनॉइड को ही तो कहते हैं ना। सोलेनॉइड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओ और आपको मैग्नेट का वर्क करने लगेगा। 2 पोल क्यों बोला, एक तो नॉर्थ बना देंगे एक तरफ साउथ, वो भी बहुत आसान है। आपकी जो कॉइल है उसका एक तरफ रख देंगे तो नॉर्थ दिखेगा, एक तरफ करेंगे तो हमें सिर्फ अरेंजमेंट को क्या करना है, ऐसे रोटेट ही तो करना होता है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज परपेंडिकुलर, व्हाट देखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज। तो यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। हाँ भैया परपेंडिकुलर है। अरे भाई अभी इसको फिर से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन ये लाइन जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा भाई गैप के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लेन में आ गए ना, और प्लेन के परपेंडिकुलर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो ही जाएंगे, हो जाएंगे ना। चलो देखते हैं जरा कितना आया तुम लोग को, लिख लो जल्दी लिखो, पॉइंटर के फॉर्म में लिखना होता है, बस एप्लीकेशन के फॉर्म में होते हैं तो ऐसा लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इफ यू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस तो आपको मिल जाएगा आंसर इसका होगा क्या, ठीक है। बस दिखने में डरावने होते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ऑसिलेटर क्या कर रहा है, बताओ ऑसिलेटर क्या करता है। ऑसिलेटर देखो यहाँ पे वेरिंग फील्ड, मतलब चार्ज ही तो है ना,
अरे ऑसिलेटर मतलब क्या होता है, एसी पढ़ोगे तो जान जाओगे, वहां पे भी मिलेगा। सिंपल यार, चार्ज को दो पोलैरिटी दे रहा है, पोलैरिटी देगा तभी तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होंगे, एक तरफ निगेटिव होंगे, तभी तो फील्ड बनेगी गैप के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, कैपेसिटर पर डाला तुम लोग ने, अभी भी याद नहीं है? ठीक, तो फील्ड की मदद से यहाँ पे सेटअप होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, दोनों से जो फोर्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में आएगा, तभी तो ऐड ऑन हो जाएगा। क्योंकि देखो ध्यान से, बी के परपेंडिकुलर आएगा तो ऑटोमेटिकली अलोंग द प्लेन आ गया। अब सुनना ध्यान से, तुम कहोगे ये गलत पढ़ा रहे हैं, मैं कहूंगा बेटा v देखो, v इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर, तो b कहां से जो आपका fm बनेगा वो क्या होगा, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। अब वो हमेशा क्या करेगा, ऐड होता जाएगा, जिससे कि एक्सेलरेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, चार्ज मूव कर रहा है। देखिए अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास small m and charge q, and charge कितना उसके ऊपर, small q, moves at right angle to the magnetic field inside the Ds, at right angle to the मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अंडरस्टूड है वो, है ना, इनसाइड। ठीक है, तो रेडियस कितना होगा, ये पहले ही निकाल चुके हो, क्या हो जाएगा, b अपॉन, ठीक है, ये सब पहले ही आप कर चुके हैं। ठीक है, टाइम टेकन कितना होगा, लेकिन यहाँ सेमी सर्कल बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, टाइम टेकन टू कवर द सेमी सर्कल, ये एक ही डी में जो अपना पाथ कवर कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। टोटल का क्या, टोटल टाइम रेट सर्कुलर के लिए होता था ना, अब सेमी के लिए हाफ हो जाएगा ना भाई, तो लिखिए स्मॉल टी। नेक्स्ट टाइम टेकन क्या है, स्मॉल टी बराबर पाई एम अपॉन क्यू बी। नोट करिए उस फॉर्मूले लिखने, जल्दी लिखो बेटा, ये सब फॉर्मूले पहले लिखवा चुका हूं तुम्हें। तो अगर मैंने बोला ऑसिलेटर, सुनते हैं ना ध्यान से, ये सवाल पूछूंगा, ये कहोगे कि एसी नहीं पढ़ा है फिर पूछ रहे हो, तो मैं कहूंगा भैया ये कॉमन सेंस वाली बात है। एसी का होता है अल्टरनेटिव वर्ड, क्या, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिव वर्ड का इंग्लिश का वर्ड है, इसका क्या मतलब होगा, अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, अल्टरनेटिंग मतलब होता है पोलैरिटी जो बदलती रहे बार बार, अगर एक बार प्लस है तो एक बार क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में क्या होता है बेटा, पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होती है, अगर प्लस है तो प्लस ही बना रहेगा। ठीक है, तो एसी में क्या होता है, एसी में कहते हैं झटका लगता है, डीसी चिपक जाता है, ऐसे बोलते हैं, गांव वाले ऐसे बोलते हैं, या घर वाले कोई अगर नहीं जानता है इलेक्ट्रिसिटी को तो बोलेगा कि डीसी पकड़ोगे तो चिपक जाओगे और एसी पकड़ोगे तो झटका लगेगा, है ना। रीजन क्या है, पोलैरिटी चेंज होती रहती है, तो देयर चांस कि आप उसको छोड़ सके, लेकिन पता खतरनाक कौन ज्यादा होता है, एसी ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, ड्यू टू फ्रीक्वेंसी क्या होती है डीसी की, जीरो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से, तो मैंने क्या बोला, यहाँ ऑसिलेटर लगाया, वहां देखो छोटा सिंबल, अगर ध्यान से फिगर में नहीं दिख रहा, मैं बना देता हूँ, यहाँ एक ऐसा कुछ सिंबल बना हुआ है, और ये सिंबल का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी सोर्स के अंदर बना, मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग है, तो इसका मतलब होगा क्या, कंटिन्यूअस इसके ऊपर फोर्स चाहिए और डायरेक्शन भी बदलना है, तो इसका मतलब है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स कर दी तो प्रॉब्लम क्या आएगी, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता रहेगा, तो भैया वो एक ही पाथ को ट्रेस करेगा, दूसरे पाथ को वो ट्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो भैया एक बार हमें जाना है ऊपर और दूसरे वाले में फिर से उल्टा जाना है, दोनों अपोजिट है कि नहीं है, तो पोलैरिटी नहीं बदलोगे क्या, नहीं बदलोगे तो कभी भी डीज में सर्कुलर मोशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, पता क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, दोनों ऐसे हो जाएंगे, ऐसे एक दूसरे के अपोजिट, सपोर्टिंग नहीं रहेंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे, तो वो मोशन करेगा नहीं ना, दोनों को साथ में मिलके कराना है इसको मोशन, दोनों को साथ में बने रहना है, उसके लिए पोलैरिटी बार-बार चेंज होगी, तो आधे टाइम के लिए क्या होगा प्लस, आधे टाइम के लिए माइनस, जिससे क्या होगा, डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बदलती रहेगी और आपका सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखो, इसके बाद यहाँ पर द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखा है, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बार बार अपनी डायरेक्शन को बदले, पहले हाफ के लिए इस तरफ थी तो अगले हाफ के लिए इस तरफ
होगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से बच्चा, आगे लिखिए, इज क्या लिखा हुआ है, टी, कितना दिया है, कैपिटल टी। द पोलैरिटीज ऑफ डीज विल चेंज आफ्टर टाइम t/2। t/2 टाइम में क्या होगा, चेंज होती रहेगी। ठीक, द चार्ज विल बी एक्सेलरेटेड, ऑब्वियसली एक्सेलरेट होगा क्योंकि फिर से वही फोर्स उसको धक्का देगा। तो t/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, स्मॉल t के बराबर, दैट इज पाई m अपॉन qb। तो t की वैल्यू क्या आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है भाई, ये टोटल टाइम है। इस कंडीशन क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। लिखते जाइए बेटा, ये सब फैंसी वर्ड्स हैं बस, और कोई मतलब नहीं है इन सबका। मतलब इतना कोई खतरनाक नहीं है। डरोगे अगर तो डरोगे तो हर चीज डराएगी, नहीं डरोगे तो हर चीज आसान लगेगी। ठीक है, अच्छा अब एक तृप्ति ने मुझे फॉर्मूला सिखाया था, क्या सिखाया था, टाइम पीरियड बराबर 1/फ्रीक्वेंसी, यही सिखाया था ना जब मैंने पूछा, जब ये चीज़ नहीं जरूरत थी, आज जरूरत है लेकिन इसकी। तो मैं कहूँगा भैया अगर मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/t। तो क्या आ जाएगा, qb/2πm। क्या आ जाएगा बताओ भाई, qb/2π। पीछे वाला ही फॉर्मूला तो है बच्चे, बस उल्टा ही तो कर दिया इसको मैंने। 1/t क्या हो जाएगा, ये t है, तो 1/t क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। बस ये है बेटा फ्रीक्वेंसी, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो जितने फॉर्मूले आपको मैंने सर्कुलर मोशन में लिखवाए थे जब सर्कुलर मोशन करा रहे थे, वो सारे फॉर्मूले रिपीट होंगे क्योंकि यहाँ पे भी सर्कुलर पाथ को ही ट्रेस कर रहा है। ठीक है, तो सारी कंडीशंस वापस आएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी वहां पढ़े थे ना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखो फटाफट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी, अगर कुछ छूट गया है बेटा आपका तो बता दीजिएगा। ठीक है प्रियांश, कुछ छूट जाए तो बता देना। ठीक है, लिखो भाई, q स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2m इंटू r मैक्स से क्या मतलब होगा यहाँ पर शिया, जो मैक्सिमम रेडियस है ना, तो मैक्सिमम रेडियस की बात हो रही है, उसका स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो अटेन करेगा आपका चार्ज। ठीक है, यस सर। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे कि ऑब्जेक्ट मोशन में, मतलब जब अगर मैं मोशन में भी हूँ तो मैं किस एनर्जी से मोशन में हूँ, काइनेटिक एनर्जी। कहाँ पड़ा था, वर्क और एनर्जी के अंदर, है ना। चलिए कोई बात नहीं, नोट हो गया। यस सर। तो क्या आर मैक्स को डिफाइन करूं, क्या आप कर लोगे, क्या होगा लिखिए, आर मैक्स इज द रेडियस ऑफ लॉन्गेस्ट सेमी सर्कल। यही तो बोल पाओगे, सर्कल नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि बीच में गैप है ना, अब इसके बीच में क्या हो रहा है पता नहीं, है ना। लेकिन ये डीज में सेमी सर्कल तो क्लियर है बिकॉज उसका शेप भी सेमी सर्कल है, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए आर मैक्स इज द मैक्सिमम या फिर लॉन्गेस्ट सेमी सर्कल जो आपका रेडियस है उसका। ठीक है, रेडियस ऑफ लॉन्गेस्ट सेमी सर्कल। ठीक, नेक्स्ट टोटल एनर्जी हो गया भाई, ये सबका हो गया। लिखिए बेटा, टोटल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज ड्यूरिंग एन कंप्लीट, एन का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पर कितनी बार ये चक्कर लगा, एन टाइम्स मतलब 100 बार लगा दिया तो एन की वैल्यू कितनी 100 हो जाएगी। ठीक है, लिखिए भाई ई टोटल, ई टी इज इक्वल टू क्या आएगा, लिखिए 2n क्यू, n क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। v क्या हुआ फिर, यहाँ v क्या होता है, कैपिटल v क्या होता है, अरे कैपिटल v याद कर लो भाई, पोटेंशियल है ना, पोलैरिटीज है ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस टू विच द चार्ज इज सब्जेक्टेड एवरी टाइम। तो क्योंकि अब तुम कहोगे ये क्या बोल रहे हैं, है ना, क्यों, क्या हाल है हीरो सत्यम, ये क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल वोल्टेज आता है घर में, 220 वोल्ट की बिजली आती है, तो हर बार 220 वोल्ट तो होती, चाहे एसी चलाओ चाहे पंखा चलाओ, वोल्टेज कितना रहेगा, समझ गए। तो जो पोटेंशियल होता है उसी को कहते हैं भाई वोल्टेज, समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर ये जो लगा है सोर्स एसी वाला ही तो है, तो हमारे घर में भी तो एसी आती है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल प्लेट्स पे भी आएगा, वही तो ट्रांसफर करेगा ना जो सोर्स होगा। तो V क्या है, वही पोटेंशियल डिफरेंस। लिखिए इसमें V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस टू विच, V को लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस to which
द चार्ज इज टू विच द चार्ज, थैंक यू खुशबू ने चैट में लिखा हुआ हैप्पी टीचर्स डे, मैंने देखा नहीं था बेटा, अभी देखा, थैंक यू। और वीडियो अपलोड कर देंगे हम। V is potential difference to which the charge is subjected every time it enters, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए जरा, जो ये आपके टोटल एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्ज है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है? भाई एनर्जी ही जो एक्वायर करेंगे, देखो ध्यान सुनना मेरी बात, लगती है आसान लेकिन होती नहीं है, न्यूमेरिकल में नहीं आती समझ। ये टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? जब अपन पोलैरिटी दे रहे हैं तो आयन रेस्ट पे है, तो सारी एनर्जी गेन करेगा। कौन दे रहा है? सोर्स दे रहा है एनर्जी। जब सारी एनर्जी हमारे अंदर, खाना खा ले तभी भागते हैं ना, जब खाना खा ले तो तभी काम कर पाते हो, पढ़ पाते हो, राइट? तो हम क्या करें, एनर्जी को कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो ये हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? सप्लाई करने के बाद जब एनर्जी चार्ज, जब आयन चार्ज हो गया तो उसी एनर्जी का यूज करके क्या कर रहा है भाई, वो दौड़ रहा है ना। अब हमने उस पर पुश दिया, अभी भी एनर्जी दे रहे हैं भाई, वर्क तो हम कर रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी है, यही एनर्जी तो आपकी जो टोटल मैक्सिमम गेन होगी वही तो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं जाएगा भाई, तो ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, बस खाते ही जाओ, हो सकता है? नहीं ना। तो समझ रहे हो, एनर्जी को हम इसको कंजर्व करने के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू किस तरह हो सकती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो कर लो और एन की वैल्यू निकालो। आपको क्या करना है? डिराइव करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ एन, बिकॉज 2 भी पता है, Q भी पता है, V भी पता है। कभी अगर किसी ने बोल दिया कितना होगा भाई एनर्जी, हमने इतनी दे दी काइनेटिक, अब बताओ कितना रिवोल्यूशन होगा, क्या करोगे? उसी से निकालोगे। तो लिखिए द एनर्जी मस्ट बी इक्वल, द एनर्जी मस्ट बी इक्वल, लिखिए आगे, टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज। इसका मतलब है जो अपन इस पे फोर्स लगा रहे हैं उन सबसे इतनी ही एनर्जी तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, और वही है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब मोशन में आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बन रही है। तो यहां से क्लियर हो जाएगा Et इज इक्वल टू E के मैक्स, यही तो होगा ना, ठीक है? तो करिए जरा, पुट कर दें वैल्यू, तो क्या जाएगा 2NQV इज इक्वल टू क्या जाएगा, Q स्क्वायर V स्क्वायर और R मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था 2M, ठीक है? अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर N, QV स्क्वायर R स्क्वायर मैक्स अपॉन 4M, यही तो आएगा ना, एक Q, हाँ 4MV, ठीक है? लिख लीजिए फिर यही फॉर्मूला जाएगा Q B स्क्वायर R स्क्वायर मैक्स अपॉन 4M, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये था आपका साइक्लोट्रॉन। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी होगी, फिजिक्स है ना, कोई मशीन परफेक्ट तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, किसी भी अनचार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए ही वर्क करता है, क्योंकि अनचार्ज रहेगा तो बेटा प्रॉब्लम क्या आएगी पता है ना आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो लगता ही कब है, जब 2 चार्ज होने चाहिए। नहीं, गलत कह रहे, मैग्नेटिक फोर्स भी तभी लगेगा। तो अनचार्ज पार्टिकल पे ये काम नहीं करता। तो पहली लिमिटेशन इसकी यही होती है, साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज्ड टू एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। दूसरी लिमिटेशन क्या है? बहुत छोटे मास वाले चार्ज को भी ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है बेटा, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ठीक है? लिख लीजिए इसको फटाफट।
एक सवाल मेरे दिमाग में आया तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे ही उपज ऐसे ही है दिमाग की। एक सवाल है, वो छोटा सा सवाल है, हो सकता है आप चुटकियों में बता दें, हो सकता है ना बता पाएं। तो सवाल ये है इसमें कि अगर मैंने ये बोला कि जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, यानी कि जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपने चार्ज को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो v वेक्टर है वो 180 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना? 180 डिग्री बना रहा है किससे? v से। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पेन चलाना है मत, क्योंकि पेन चलाने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। कितनी आएगी? 0 आएगी कि नहीं आएगी? हाँ भाई 0 ही आएगी। प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा आप लोग जो है अपने आप पे डाउट करते हैं। फॉर्मूला रटवा चुका हूँ कि Fm इज टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू मैंने कितनी बता दी? 180। तो वही साइन 180 तो 0 ही होता है ना। तो इसका मतलब कभी भी अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में बिना किसी प्रकार के मैग्नेटिक फोर्स फील किए हुए निकलना हो तो ऐसे चार्ज पे बैठ जाए जो कि कितने पे हो? प्रोजेक्टेड 180 डिग्री पे। तो कभी भी आपको कोई फोर्स नहीं निकलेगा और आप धीमे से निकल भी जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो 0 आपका उस समय फोर्स लगता है। तो मैक्सिमम कब लगेगा? मैक्सिमम 90 पे लगेगा। थीटा जब 90 होगा, ठीक है, उसके बीच में वेरी करेगा। ठीक, चलो वेरी गुड। तो मैंने आपको मिनिमम भी बता दिया और मैक्सिमम भी समझा दिया कि मैक्सिमम मिनिमम होगा क्या। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक क्या ऐसे ही बता दें? चलो क्वेश्चंस में करा देंगे, ठीक है। छोटा सा था वर्क वाला रिलेशन, कैसे आपने पढ़ा है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा पर टॉर्क होता है रे। चलो हमेशा डाउट अपने आप मत किया करो। हाँ तुम बोलोगे गलत बता रहे हैं, क्योंकि हमेशा मैं गलत चेक करने के लिए बताता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है ना, वर्क 9th क्लास में पढ़ा था, राइट। तो मैंने कहा कि कोई चार्ज में मोशन करा रहा हूँ किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सुनना ध्यान से, ये न्यूमेरिकल वाला ही है, ये कोई टॉपिक नहीं है आपकी किताब में, मैंने ऐसे ही आपके लिए क्रिएट किया। तो अगर मैंने बोला किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक को अपन मोशन कर रहे हैं तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होगा, है ना, और फोर्स तो लग ही रहा है, तो वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? तो वर्क कैसे निकालोगे? तो एक छोटा सा होता है, आप चाहो तो इस जो पाथ हमने ट्रेस किया उसको छोटे छोटे हिस्से में करते हैं। मैंने बोला कि स्मॉलेस्ट जो है वो ds है। कितना है? ds। आपको पता है वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर होता है भाई, क्लियर है सबको? ठीक, स्केलर होता है, स्केलर का मतलब वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है। तो हमेशा दोनों क्वांटिटी के बीच में फोर्स, और क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो देयर इज ओनली वन वे कि हमें स्केलर आंसर में, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो f डॉट ds कैसे लिखेंगे अपन? इसको लिखेंगे f डॉट ds और यहाँ पर इसका इंटीग्रल कर देंगे। ds क्या है? जो भी पार्ट मैंने ट्रेस किया उसके स्मॉलेस्ट, जो अब पार्ट ट्रेस किया होगा तो उसमें, जैसे मान लो अपन ऐसे गए तो ये हो गया तेरा फाइनल, हो गया तेरा इसको, और इसको स्ट्रेट लाइन जोड़ दोगे। अब इसका छोटा वाला हिस्सा क्या है तेरा? ds। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये फोर्स की डायरेक्शन बट ये प्रॉब्लम करेगी, है ना। तो थीटा भी होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसके साथ तो हमेशा सेम ही रहेगा, है ना। तो थीटा जो निकालोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा? f ds cos थीटा। अब ये जो थीटा है ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारे वर्क की वैल्यू कितनी आ रही है। फोर्स तुम्हें निकाली लोगे, फोर्स तो सिखाई दिया मैंने। तो इस तरीके से वर्क निकाला जाता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। अगर जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है तो क्या हो जाएगा वर्क डन? 0, ठीक है। तो फिर से एक बाउंसर वाला सवाल। अब ये बाउंसर समझ लो या कंसेप्ट बिल्ड करने का एक तरीका समझ लो। तो मैंने कहा फिर से, जब भी मैं देखता हूं एक मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी मैं देखता हूं एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैं हमेशा ये पाता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर रहता है फोर्स। यहां से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इसका मतलब इनमें भी हमेशा थीटा 90 बना रहेगा। थीटा क्या रहेगा? 90। तो ये हमेशा क्या आएगा? लिख लो, ये बात, यही बात समझनी थी तुमको। लिख लीजिए, when a charged particle move in a magnetic field, when a charged particle moves in a magnetic field, then force act on it is always perpendicular to the displacement, to the
डिस्प्लेसमेंट। सो द वर्क डन इज ऑलवेज 0। मैं अभी आप लोगों को जिसको अभी भी समझ नहीं आया उसके लिए सत्यम देखो, सत्यम देखिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको डिफिकल्टी हो रही है लेकिन आप बोल रहे हैं। देखिए कैसे देखा जाता है। इस केस में आपको सर्कुलर वाला सबसे अच्छा होता है। देखो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, एंगल कितना होगा, दूसरे पॉइंट में बना देते हैं, क्या होगा, क्या होगा, कहीं भी चले जाओ क्या होगा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन क्या होगा 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। यहाँ थीटा क्या पुट करोगे 90, तो आंसर क्या आएगा cos 90 क्या होता है 0, तो वर्क क्या आएगा 0। तो जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे किसी चार्ज को तो ऐसे ही किसी पाथ को फॉलो करेगा, किसी सर्कुलर पाथ को ही वो फॉलो कर सकता है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी करके दिखाया। तो इसका मतलब जब सर्कुलर पाथ पे रहेगा तो हमेशा उस पे जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और उस समय क्या होगा cos 90 आ जाएगा, cos 90 क्या कर देगा पूरे वर्क को 0। अब समझ में आ गया, अब इसको याद कर लेना, ठीक, आगे बढ़ जाए। चलिए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अच्छी क्लास इस न्यूमेरिकल के साथ या फिर 1-2 न्यूमेरिकल के साथ खत्म करते हैं, ठीक है। चलो भाई अगली क्लास में लेकिन अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगर दो करंट कंडक्टिंग वायर हैं तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरीके से लग रहा है, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फोर्स भी क्रिएट होगा। ये बड़ा ही ट्रेंडिंग सवाल रहा है हमेशा से, तो इसको अच्छे से पढ़ना आखिरी टॉपिक, और वो आखिरी टॉपिक भी समझ के चलो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये आसान क्वेश्चन है वैसे, ये थ्योरी है वैसे, इस क्वेश्चन में दम नहीं है। क्या है भाई क्वेश्चन, पढ़ते हैं जरा। A beam of proton is deflected sideways. Could this deflection be caused by? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अ मैग्नेटिक फील्ड, तो प्रोटॉन बोला गया है। प्रोटॉन क्या होता है भाई, निगेटिव चार्ज होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या इसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आंसर क्या होगा यस। पता है ना मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है, ऐसा कुछ पता है कि नहीं पता है, पता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा यस। देखिए द मूविंग चार्ज पार्टिकल मे बी डिफ्लेक्टेड साइड वे इधर बाई एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों से आप इसको डिफ्लेक्ट करा सकते हो। बहुत सिंपल सा लॉजिक, फिर से वही लगा रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फोर्स दैट विल फॉलो, क्या करेगा वो चार्ज किसको फॉलो करेगा, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कर दोगे तो वो एक लीनियर पाथ को फॉलो करेगा। दोनों में सिंपल है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड होता है, दैट इज व्हाई एक में सर्कुलर एक में लीनियर। दोनों में लिख लो फटाफट, ठीक है, ठीक, साइड में आप कर सकते हो, ठीक। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है, इफ ईदर पॉसिबल व्हाट वुड बी द डिफरेंस, दोनों में मैंने बता ही दिया इनडायरेक्टली डिफरेंस, ठीक है। चलो लिख लो अगर लिखना हो तो, नहीं तो ये करके ले आना यार, ये क्या बेकार सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो मुझसे, कुछ अच्छे क्वेश्चन पढ़ो। एक क्वेश्चन छूट गया शायद इसमें, चलो ये करो। अ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तीन है भाई, एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, और फिर कह रहे हैं चौथा जो है वो अल्फा पार्टिकल है, इंटर्स अ रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अभी पढ़ा के आया हूं पीछे साइक्लोट्रॉन में, लिमिटेशन करके कुछ पढ़ाया था मैंने, ठीक है, लेकिन ध्यान दिए रखना मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगी तभी साइक्लोट्रॉन में लिमिटेशन सोचना, नहीं तो सिंपल अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो सिंपल मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सोचोगे तब वहां कोई लिमिटेशन मैंने नहीं सिखाई है, क्लियर बता देता हूं, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विद इक्वल वेलोसिटी, सबको इक्वल वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, इनवर्ड मतलब ये स्क्रीन के अंदर जा रही है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, द ट्रैक ऑफ द पार्टिकल आर शोन इन फिगर, रिलेट द ट्रैक टू द पार्टिकल, इनको रिलेट करना है, चारों को आपको रिलेट करना है, कैसे करोगे देखो। हाँ तो पहला चार्ज हमेशा न्यूट्रॉन होगा, ए न्यूट्रॉन का पाथ है, दूसरा प्रोटॉन का है, तीसरा इलेक्ट्रॉन का है, चौथा अल्फा पार्टिकल का है, यही है डिफरेंस। कैसे करोगे रिलेट, क्यू वी क्रॉस बी करके सोचना कुछ, और क्यू की वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करती है
क्यों, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो जो भी V क्रॉस B का डायरेक्शन रहेगा वही फॉलो करेगा। हिंट दे दे रहा हूँ, अगर V क्रॉस B का जो भी रिजल्टेंट आया उसके आगे निगेटिव लग गया तो पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैंने कहीं ना कहीं में 2 आंसर बता दिए 1 सेकंड के अंदर, अब सोच लेना, ठीक है। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है रे? न्यूट्रॉन चार्ज कितना होता है? 0। तो 0 ही होगा। 0 क्लियर हो गया। FM कितना होगा? 0। अब क्या करें, क्या आंसर बता दें? लिखो लिखो लिखो, सॉल्व करो इसको। तो इसमें से ABCD में से कौन सा पाथ है न्यूट्रॉन का? C। क्लियर है, एक हो गया सॉल्व, दूसरा करो। इलेक्ट्रॉन का कौन सा पाथ हो सकता है? जो भी पहले V क्रॉस B करोगे, V क्रॉस B करोगे, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जब बोलता हूं जो भी आंसर आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लग जाएगा। तो इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी? ऑब्वियसली नॉर्मल चार्ज के लिए हमेशा इधर होना चाहिए था, ड्यू टू इनवर्ड है, ठीक, लेकिन एक ही है जो उल्टी दिशा में जा रहा है, यही तो इलेक्ट्रॉन है, यही तो इलेक्ट्रॉन है। बाकी बचे दोनों आपके क्या हो गए? डिपेंड करता है किसके ऊपर? चार्ज की वैल्यू के ऊपर। तो अब क्लियर है कि आपको ये सोचना है प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा कि अल्फा पार्टिकल की वैल्यू ज्यादा। अल्फा पार्टिकल। तो उसी हिसाब से सोच लो कि कौन सा वाला किसका होगा, ठीक है। कर लोगे? जरा मुझे ये ट्राई ए और बी का कुछ रेडियस के हिसाब से रिलेशन बना सकते हो क्या? अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, किसी को पता है ये बात? +2 कितना? ट्वाइस ऑफ व्हाट? प्रोटॉन, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। अब इसने सही बोला, उसके हिसाब से रिलेशन निकालोगे किसका? रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कि भाई किसकी रेडियस ज्यादा बन रही है, और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा पाथ होगा ए और बी में से, ठीक है। यही तुम्हारा छोटा सा होमवर्क है, इतना सिंपल है नहीं बॉस, इसको डिराइव करना पड़ेगा। तो आपका यही होमवर्क है, बस ये 2 ही दे रहा हूँ आपको, किसका? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। मैंने इलेक्ट्रॉन बता दिया, न्यूट्रॉन बता दिया, इसके रिलेशन बनेंगे, जहां पर आपको ये बताना पड़ेगा मुझे कि RA बड़ा है RB से, वो भी ऐसे नहीं बताना पड़ेगा, ऐसे हर वर्बली नहीं बता पाओगे, आपको एक छोटा सा एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा, बहुत छोटू सा, ठीक। देन यू विल गेट द आइडिया। देन इसी प्रकार से ये भी पॉसिबल है, मैं आपको सही चीज नहीं बताऊंगा, आपका यही होमवर्क है, फाइंड आउट व्हिच वन इज करेक्ट, एंड जैसे मिल जाएगा यू विल गेट द आंसर कि ए है किसका और बी है किसका, ठीक है। और नहीं कर पाओगे देन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में।